हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी, गुड इवनिंग बच्चों। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप मैसेज करें। कई सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को एससी वर्मा में किस तरीके से हमें अटैम्प्ट लेना है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कई सारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं तो सभी मैसेज करें। बच्चे कौन कौन हैं, अपना नाम शेयर करें। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, वो आप प्लीज़ आप मैसेज करें बच्चे। हेलो 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 हेलो। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, वो आप प्लीज़ आप मैसेज करें बच्चे। हेलो 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 हेलो। हैं जो यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ आप मैसेज करें बच्चे। हेलो। चलिए बच्चे, तो हम लोग यहाँ से हमने बताया भी था कि हम यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे स्टार्ट करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो यहाँ से एक आज हम लोग का फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग लाइव क्लास है बच्चे। तो इस लाइव क्लास में हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने
बुकलेट ओपन करके रखा है। ये बुकलेट आपको एससी वर्मा है और एससी वर्मा का करंट इलेक्ट्रिसिटी है जिसका हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा आज इंट्रोड्यूस होने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और अगर चीज़ें अगर आप लोग को समझ में आती है तो हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चे कि पहला हम लोग करंट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। हमने ये भी कहा था कि हम लोग किस तरीके से एससी वर्मा को अटेम्प्ट लेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है कि आपको एससी वर्मा में बहुत सारे जो थियरी है तो हम लोग उसको कैसे अटेम्प्ट लेंगे। तो यहाँ पर है कि व्हेन देयर इज अ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया टू अदर। तो आप ये जानिए कि यहाँ पर जो है अगर कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स है और इसको एक एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रांसफ़र होना है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर कहता है कि हम कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया। मतलब आप इतना समझिए कि यहाँ पर थ्योरेटिकल तरीके से ये बताने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक मूव करता है, मतलब इसमें करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। यानी कि देखिए यहाँ पर कहता है कि इफ़ मूविंग अ चार्ज आर पॉजिटिव द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इफ़ दे आर नेगेटिव एंड करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल सही बात। हमने यहाँ कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ से कहता है इफ़ अ चार्ज डेल्टा क्यू क्रॉसेस एन एरिया इन डेल्टा टाइम टी। तो अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल डेल्टा क्यू जो है आपको डेल्टा टाइम में, यानी कि स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स यदि स्मॉल टाइम में यदि मूव कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग उसको करंट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप देखेंगे कि करंट को यहाँ पे क्या किया कि अब यहाँ जो डेल है, डेल का मतलब यहाँ पर चेंज का वैल्यू ज़्यादा होगा और यहाँ पर भी चेंज इन टाइम का वैल्यू ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही डेल्टा टी में हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर टी का जो वैल्यू होगा वो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा। और जब काफ़ी स्मॉल होगा तो उस केस में यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएशन के टर्म्स में इसको समझ लेते हैं। यानी कि आई का वैल्यू, अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स का वैल्यू यदि हमारा किसी टी के टर्म में जैसे कि 3t² + 2t + 3 ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से dq/dt यदि निकाल दें तो ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × 2t + 2। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, 6t + 2, जो कि फाइनली अगर मान लीजिए कि t = 2 सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, वैल्यू यदि पुट करें तो 2 × 2 + 2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर का करंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एरिया इज रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ द एरिया टू द अदर। तो यहाँ से हो जाएगा द SI यूनिट ऑफ करंट इन एम्पियर। यहाँ से हमारे पास करंट का यूनिट हो गया SI यूनिट एम्पियर। एंड अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस एन एरिया इन 1 सेकेंड द करंट इज 1 एम्पियर। मतलब क्या है कि 1 कूलम चार्ज, यदि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करे तो हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। यानी कि 1 कूलम बाई 1 यानी कट करके यहाँ पर 1 एम्पियर मिल जाएगा, ठीक है। ये बातें हैं। अब यहाँ से कहता है, तो यहाँ पर क्या कहा कि 1 ऑफ द 7 बेसिक यूनिट एक्सेप्टेड इन SI यूनिट।
मतलब करंट को भी 7 बेसिक यूनिट्स में एक यूनिट इसको एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट पर ये करंट को क्या कहा गया कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी के रूप में इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के फॉर्म में जाना गया। तो अब करंट डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नहीं कहा। इलेक्ट्रिक करंट का तो डायरेक्शन हो गया कि आपका जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। लेकिन यहाँ से एक नया टर्म डिफाइन किया गया करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि टू डिफाइन द करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी। देखिए यहाँ पर पॉइंट पी के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेंगे बच्चे कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यहाँ पे हमारे पास जो है अगर करंट फ्लो कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ds है। और इस ds एरिया से अगर डेल्टा t टाइम में यदि करंट का फ्लो करे, डेल्टा t टाइम में चार्ज का फ्लो करे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का शेप मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इस तरीके का आपको शेप मिल रहा है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं ना कहीं तिरछा कटा हुआ है। ये देखेंगे तिरछा है ना, तो तिरछा कटा हुआ है, इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर करता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आएगा तो इसका परपेंडिकुलर एरिया इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो इसका जो हमारे पास होगा, अब देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि दो तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उसमें जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो डी ए बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हमारे पास डी ए कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डी ए साइन थीटा। ठीक है, जो कि ये टर्म आपने देखा। ठीक है, तो इन्वर्टेड फॉर्म में ये दिखाया था। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यही पर यहाँ देखेंगे कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी आया वो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में आया। देखिए यहाँ पे जैसे करंट जो यहाँ से फ्लो करेगा वो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हमें तो कहीं ना कहीं ये हॉरिजॉन्टल वाला कंसीडर करना था ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डी कॉस थीटा का जो टर्म है ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो करंट डेंसिटी है ये हमारा स्मॉल एरिया ds थ्रू परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज इफ del I be the current through the area delta s, the average current density इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी ये इक्वल टू del I बाई del s। तो हमारे पास ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करंट डेंसिटी में ये जो हमारे पास करंट का चेंज जो आपने देख रहा है ना, ये चेंज हमारे पास बड़ा है। ठीक है, यानी कि बिग चेंज मिल जाएगा। लेकिन ये हमारे पास डेल्टा एस भी हमारे पास बिग चेंज मिलेगा। ठीक है, तो जब बिग चेंज मिलेगा तो यहाँ से करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी इज, तो पी पॉइंट पर अब हमें स्मॉल टाइम में हमें चेंज निकालना है। तो स्मॉल टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लिमिट कंडीशन लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 del I बाई del s। तो यही हमारा डी आई बाई डी एस हो जाएगा, जो कि डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास एक नया रिलेशन बन जाएगा जे का, जो कि डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में डी आई अपॉन डी एस हो जाएगा। यानी कि एरिया के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दे तो हमारे पास करंट डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक है, ये बातें हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, यानी करंट डेंसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। दस इट इज़ अलोंग द मोशन ऑफ द मूविंग चार्ज इफ द चार्ज आर पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द मोशन ऑफ द चार्ज। मतलब चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या होगा, मोशन के अपोजिट होगा।
तो कह रहा है कि इफ़ द चार्ज आर नेगेटिव, चार्ज यदि नेगेटिव है, इफ़ करंट आई इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब चार्ज जो है यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एन एरिया डेल्टा एस एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। हमने यहाँ पर बताया भी कि ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर फॉर्म करता है। जैसे हम अच्छे से इस डायग्राम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से ये चला था, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे अगला। अच्छा, इसमें तो डायग्राम में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ से हम लोग देखिए, अभी हमने देखा कि करंट डेंसिटी जो है आपको चेंज इन करंट आई अपॉन क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया। तो एरिया का हमने यहाँ पर जो है एक कंपोनेंट लिया था जो कि हमारे पास डी कॉस थीटा के टर्म में था। तो अब यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा आपको डेल एस कॉस थीटा। तो यहाँ से डेल आई जो हमारे पास मिल जाएगा वो जे इंटू डेल एस कॉस थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि कहता है कि डेल आई इज द करेंट थ्रू डेल एस, मतलब ये डेल आई करंट जो है वो डेल एस एरिया से पास करेगा। तो इफ़ डेल एस विद द एरिया वेक्टर, तो डेल एस यानी कि जो हमारे पास एरिया है उसको भी वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है, क्योंकि एरिया जो होता है, एरिया को यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हम लोग मानते हैं जब स्मॉल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो ये देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर डेल एस एरिया माना जाएगा इस सरफेस की। ठीक है ना, ये बात है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा आपको, आई बराबर जे डी डेल एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग, अब देखिए ये हमने बताया कि हमारे पास जो है एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पर आप याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट को, यदि हम डॉट प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ से जे डॉट डेल्टा एस, और ये जो है हमारा वेक्टर के फॉर्म में आता है, तो डेल आई इज इक्वल टू जे वेक्टर जे डेल्टा एस, यानी कि जे डॉट डेल एस ये कह सकते हैं। अब यहाँ से ये तो हमारे पास डेल आई है ना, जो कि स्मॉल करंट है। तो यहाँ से हमें टोटल करंट यदि निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर टोटल करंट को ये डेल करंट को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें टोटल करंट मिल जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस मिल जाएगा। ठीक है, ये बातें हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे अच्छे। तो यहाँ से कहता है कि एन इलेक्ट्रिक करंट हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बट इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। हाँ, ऑब्वियसली है, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ साथ क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब इसमें कहता है इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर डज नॉट ऐड लाइक वेक्टर, मतलब सेम तरह के वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन द करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हम लोग करंट के बारे में कहा कि ये जो है आपका वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों मिलता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी के रूप में नहीं रखा जाता है। कारण इसका ये है कि ये जो है आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना, ये बातें हैं। तो इस तरीके से हम लोग करंट डेंसिटी जो होता है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में काम करता है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, और सॉरी अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक मिनट, अब यहाँ से देखिए कि एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ एन एपर्चर 1 mm² और टोटल ऑफ 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन
गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। तो हो जाएगा फाइंड अ करंट एंड बीम में द करंट डेंसिटी इन द बीम। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से हमारे पास करंट पूछा है पहला में, और दूसरा में करंट डेंसिटी पूछा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो यानी कि n का वैल्यू आपको दिया है, ये हमारे पास क्यूब, यहाँ पर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रिलेशन होता है वो Q बराबर NE, तो इस रिलेशन का यहाँ इस्तेमाल किया और यहाँ से चार्ज निकाल दिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिया हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और तो इसको हम कैलकुलेट किए तो यहाँ से कितना है 9.6 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये चार्ज निकला। हमें क्या पूछा है, करंट पूछा है। तो करंट पूछा है तो Q बराबर क्या हो जाता है IT। तो यहाँ से Q बराबर IT का रिलेशन से यहाँ पर I बराबर QT का रिलेशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ से QT का जो रिलेशन दिया है, तो इस रिलेशन में हम लोग यहाँ से वैल्यू को 1 सेकेंड में जो निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, कई सारे बच्चे जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग मैसेज कीजिए कि अगर आपको समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप पूछ सकते हैं, बोलिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलिए, आप में से कोई लोग नहीं पूछेंगे, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रही है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी और क्या हो जाएगा, I/S, J = I/S हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, करंट का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालें, ये 9.6 × 10⁻³ एम्पियर अपॉन, अब यहाँ पर 1 mm² दिया हुआ था, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है 9.6 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी ऑब्टेन इन अ वैरायटी ऑफ वे। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो डिफरेंट वे में हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से कहता है कि व्हेन अ मेटल इज़ हीटेड टू हाई टेम्परेचर, अगर हम किसी मेटल को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल इन स्पेस, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या होता है, स्पेस में ट्रैवल करता है। तो कहता है यहाँ कि कंसिडरिंग एनी एरिया परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी देयर इज अ करंट थ्रू इट। मतलब हम लोग ये समझते हैं बच्चे कि अगर यहाँ पे किसी भी मेटल को यदि हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर से इमिट करता है, और जब वो इमिट करता है तो यहाँ पे फ्री स्पेस में आता है और इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से कहता है ये जो, और इसके बारे में ये भी कहा कि कंसीडरिंग एनी एरिया परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी ऑफ द करंट। तो यहाँ पर है कि इन मेनी सॉल्यूशन positive and negative ions wonder if the solution is
प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इस सॉल्यूशन को यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, द पॉजिटिव आयंस मूव्स एलोंग द फील्ड। मतलब जब हम इस मेटल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हमने मेटल को रखा और हाई टेम्परेचर हमने दिया। जब हाई टेम्परेचर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर स्पेस में निकलेगा और जब निकलेगा तो ये जो है उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। पॉजिटिव आयंस, यहाँ पॉजिटिव आयंस की बात किया है, इस बात को ध्यान रखना है। पॉजिटिव आयंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन अलोंग द एंड द निगेटिव आयंस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। और इधर की ओर आपको निगेटिव आयंस मूव करेंगे, ठीक है। बोथ मूवमेंट कंट्रीब्यूट टू अ करेंट इन द फील्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कैपेसिटर, चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा, अगर आप बैटरी से अगर कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को तो चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी टू द कैपेसिटर। मतलब यहाँ आप ये समझिए कि आपका दो कैपेसिटर प्लेट है और इसको हम किसी बैटरी से यदि हम कनेक्ट करते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका चार्ज का मूवमेंट होगा। यहाँ पे प्लस कर दीजिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए और यहाँ से हमारा करंट का फ्लो होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। मतलब इसको क्रॉस करके और इस तरीके से पास करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब कैपेसिटर से कनेक्ट चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर, बैटरी से कैपेसिटर में फ्लो करता है बाय कनेक्टिंग वायर। तो यहाँ से कहता है देयर इज अ करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एज लॉन्ग एज द चार्ज कीप गोइंग टू द प्लेट्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि वायर्स एज लॉन्ग एज चार्ज गोइंग फ्रॉम द प्लेट्स, यानी कि प्लेट से जाएगा और एक प्लेट से जाएगा दूसरे प्लेट पे आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, आगे बढ़िए। तो कहता है इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड इनसाइड, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में जनरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग बच्चे देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो यहाँ से आपको ड्रिफ्ट स्पीड देखेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड है उसमें अगर हम लोग बच्चे ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि अ कंडक्टर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन विच वी कॉल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सिंपल सी बात है कि जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मान लीजिए ये ऑर्बिट है, ठीक है। एक मिनट। तो इस ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है कम एनर्जी देंगे और ये जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी को हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, जो आसानी से, और ये ऑर्बिट भी इसका पूरा नहीं रहता है इसलिए ये आसानी से बाहर निकल सकता है, ठीक है। ये बातें हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि दी रिमेनिंग मटेरियल इज अ collection of relatively heavy positive ions which we have called lattice। जब हम लोग केमिस्ट्री में यदि आप लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ना होता है ना, जहाँ पर हैवी पॉजिटिव आयंस होते हैं और उसको काफ़ी जो है एनर्जी देने के बाद वहाँ से बाहर निकल सकता है, ठीक है। या हम लोग उसमें सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि दीज आयंस कीप ऑन वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन। और ये जो आयंस होते हैं ना, ये आपका किसी भी ऑब्जेक्ट के अलोंग मेन पोजीशन के अलोंग क्या होता है,
वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ से कहता है कि द एवरेज एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मतलब क्या है बच्चे कि हम लोग एवरेज एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो हमारा स्पेशली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। तो जब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो यहाँ कहता है कि अ फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स और इंटरेक्ट्स इन सम अदर फैशन विद द लैटिस। मतलब उस क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो यहाँ से हम देखें कि अगर यहाँ आपस में अगर क्रिस्टल लैटिस जो है एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज रैंडमली एट ईच सच इवेंट। मतलब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है वो रैंडमली चेंज करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर गया, हो सकता है कि ये टकराने के बाद ये इधर जाए, तो ये इससे टकराया, फिर ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको रैंडमली डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि द इलेक्ट्रॉन मूव इन जिगजैग पाथ, यानी फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जिगजैग पाथ में मूव करेगा। तो कहता है कि एज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन। मतलब सिंपली आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। अब कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग एन एरिया डेल्टा एस फ्रॉम वन साइड वेरी नियरली इक्वल द नंबर क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द अदर साइड इन एनी गिवन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास वन साइड वेरी नियरली इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन डेल्टा एस फ्रॉम वन साइड वेरी नियरली इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द अदर साइड इन एनी गिवन टाइम इंटरवल। मतलब किसी टाइम इंटरवल में जितना एरिया से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करता है ना, उसी से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। यानी कि द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एरिया देयर इज जीरो वेरी नियरली इक्वल टू द क्रॉस सेक्शन। अच्छा, क्रॉस सेक्शन के पास है तो उतना ही होगा। अब यहाँ से आगे बढ़िए, जीरो के बराबर when there is an electric field inside the conductor, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर होगा, अ फोर्स एक्ट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो ये जो फोर्स होगा ईच इलेक्ट्रॉन पर लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। तो हमेशा जो है उस चार्ज पर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उस कंडक्टर के अंदर में, तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा उस पर बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगेगा, और ये फोर्स होगा F बराबर Q इंटू ई, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। तब यहाँ पर कहता है कि द इलेक्ट्रॉन गेट बायस्ड इन देयर रैंडम मोशन इन फेवर ऑफ द फोर्स। मतलब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन में आपका जो है फोर्स लगेगा, एंड एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्लोली इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्लोली डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो एट ईच कॉलिजन देखिए, each collision electron starts affairs in a random direction with a random speed। सही बात है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर रैंडम डायरेक्शन भी है और रैंडम स्पीड भी होगा, नहीं सभी का अलग अलग होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं कि बट गेन्स एंड एडिशनल वेलोसिटी, वो जो है आपको एक एडिशनल वेलोसिटी गेन करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है हमेशा एडिशनल वेलोसिटी गेन करने की कोशिश करेगा। दिस वेलोसिटी वी इंक्रीज विथ टाइम, और यह जो है टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एंड सडनली बिकम्स जीरो, लेकिन यह अचानक जीरो हो जाएगा। कब जीरो होगा, द इलेक्ट्रॉन मेक अ
कॉलिजन विथ द लैटिस, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी क्रिस्टल लैटिस से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तब जाकर के ये जो है आसानी से क्या होगा बच्चे, स्टॉप हो जाएगा, वेलोसिटी इसका घट जाएगा या 0 के बराबर होगा। एंड स्टार्ट अफ्रेश विथ रैंडम वेलोसिटी, और फिर से जो है एक रैंडम वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करेगा। तो एट द टाइम t बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज स्मॉल, द इलेक्ट्रॉन स्लोली एंड स्टीडली ड्रिफ्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल स्लोली मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इफ़ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अ डिस्टेंस l along टाइम t we define ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये जो है हमारा ड्रिफ्ट स्पीड को डिफाइन करेगा। मतलब आप ये समझिए कि एज द टाइम t बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन इज स्मॉल, मतलब सक्सेसिव कॉलिजन का सेंस ये है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है जब तक कि वो टकराए नहीं, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगा और उसमें l डिस्टेंस को t टाइम में मूव करेगा, तो ये हमारे पास यही वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, ये बातें हैं। अब यहाँ से बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे दूसरा। अब यहाँ से कहता है कि इफ़ टाउ बी द एवरेज टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन, मतलब दो लगातार इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ से यहाँ तक बिना किसी डिस्टरबेंस के ये मूव किया और टकराया। ठीक है, तो डिस्टेंस ड्रिफ्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड को हम लोग यहाँ पर एक टाइम भी बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इसमें आप देखिए ये हम इस्तेमाल किया गया है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर को। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, s जो ये डिस्टेंस है l लेंथ चला, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे 0 कर दिया है, तो बच गया कितना, हाफ AT स्क्वायर। अब हाफ AT स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन, तो क्या होता है, मास बराबर फोर्स ma बराबर आपको इलेक्ट्रोस्टैट में होता है q बराबर QE, F बराबर QE और F बराबर ma। तो यहाँ से एक्सेलरेशन a बराबर हो जाएगा QE बाई m, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा E बाई m। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि हाफ और यहाँ से E बाई m और t के जगह यही टाउ, जो कि रिलैक्सेशन टाइम के बराबर होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यही l लेंथ हो जाएगा, और यही चीज़ें जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब ड्रिफ्ट स्पीड निकालने की बात है, तो यहाँ से देखिए क्या किया, ये जो हमारे पास रिलेशन आया अभी l बराबर यहाँ से हाफ E बाई m इंटू टाउ स्क्वायर, इसमें से एक t नीचे लेके आइए, तो यहाँ से l बाई टाउ बराबर यहाँ से E टाउ बाई m, और यही तो हमारे पास क्या हो गया, l बाई t, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, यानी कि यहाँ से vd बराबर हो गया आपको E बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा m इंटू टाउ। तो फाइनली ये हमारे पास रिलेशन आ गया है ना। चलिए, तो ये हमारा कैलकुलेटिव पार्ट था, जिसको कि हमने डेप्थ तरीके से समझाने की कोशिश की बच्चे। तो अब यहाँ से इसको हम एरेज करते हैं, इसको आप लोग समझ लेंगे, लिख लेंगे, है ना।
अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि इट इज़ प्रोपोर्शनल, एक मिनट, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एवरेज कॉलिजन टाइम टाउ, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई और कॉलिजन टाइम टाउ हो गया। तो कहता है कि दी रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ड्रिफ्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास कितना है, जब रैंडमली हम लोग मोशन फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, नॉट कंट्रीब्यूट द ड्रिफ्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है। देखिए तो दी एवरेज कॉलिजन टाइम इज कांस्टेंट, हमारे पास एवरेज टाइम कॉलिजन क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर। वी देयरफॉर मेक द फॉलोइंग अजम्पशन फॉर आवर प्रेजेंट पर्पस। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़िए। यहाँ पर कहता है कि व्हेन नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन अ कंडक्टर, अगर इसमें किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टे एट रेस्ट, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, रेस्ट में, यानी कि Vd बराबर 0 मिल गया। अब कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट देन दे मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर में है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा ये हमारा ई टाउ ई बाई एम ये हो जाएगा, यानी कि के ई हो जाएगा, ठीक है, ये रिलेशन। अब यहाँ से टू द अपोजिट फील्ड, अब कहता है कि द कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ से बच्चे क्या होगा, के जो है वो डिपेंड करेगा इस पे, मटेरियल कंडक्टर के मटेरियल पे, और दूसरा टेम्परेचर पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी और डेल्टा टी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से कहता है कि लेट अस नाउ फाइंड द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट स्पीड। कंसीडर अ cylindrical conductor of cross-sectional area A in which an electric field E exists। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, कंसीडर अ लेंथ Vd इंटू डेल्टा टी ऑफ द कंडक्टर, हाँ जो कि लेंथ हो गया। अब कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन इज, अच्छा वॉल्यूम निकालना था, एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम हो गया। इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम ऑफ द वायर, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पोर्शन इज NaVd डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द एरिया A इन टाइम डेल्टा टी, thus the average cross section of this area in time delta t is NaV डेल्टा टी ई। लाइन तो कट गया।